ग्रेड 5 के बाद, और यू कैन से कि 12-13 ईयर्स ओल्ड जब बच्चा हो जाए ना, तब हिफ्स में डालना चाहिए, उससे पहले नहीं डालना चाहिए। टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और बच्चे के ऊपर ना बहुत बोझ होता है, बच्चे बेचारे से। ये था हमारे यहाँ क्लासिकल स्कॉलर्स के यहाँ हिफ्स। अगर एक माँ बाप कमिटेड हो ना तरावी के साथ, फिर बेशक दरमियान में ऊंच नीच हो जाए ना, वो असल में होता है कि जब आपने तरावी पढ़ानी होती है ना, आपको एक पारे को 25 से 30 दफ़ा पढ़ना पड़ता है, लिटरली। इतनी दफ़ा जब बंदा पढ़ता है ना, तो वो साल आराम से गुजर जाता है इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की तरफ से ना मेरे घर में ना हमारे शुरू में ना बाल बड़े बड़े प्यारे होते थे। हमारी फैमिली में ना एक ट्रेंड है माशाल्लाह, मेरे अपने बेटों के बाल बहुत सिल्की गोल्डन बाल थे, तो लंबे लंबे मेरे बाल थे गोल्डन किस्म के, तो हाइट भी लंबी थी, गोल्डन था, उससे मुझे ना अटेंशन भी बड़ी मिलती थी। और वो मेरे साथ पंजाब, फिर वो मजाक भी बड़ा उड़ाते थे मेरा, तो वो यानी मुझसे फिर मैं इंग्लिश के लफ्ज़ बोलता था, मेरा हंसते थे। एट मैसेज ग्रामर स्कूल भी ये जो हिफ्स वाला पार्ट होता है ना, आपकी स्टोरी सुन के मुझे लग रहा है आपकी सारी फैमिली ऑन बोर्ड है। जी जी। तो देखें, वो जब माँ 5 दफ़ा खुद हिफ्स कर रही है ना साथ, तो एवेंचुअली वो बच्चा मुतनफ़र क्यों नहीं होगा? बिकॉज देयर इज रियल ओनरशिप फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है? और फिर वो एक पूरी बैकग्राउंड है जिसके अंदर वो हिफ्स चल रहा है। लेकिन आम माशरे में वो इसको ना तबरकन दीन से ताल्लुक होता है। अब आप चाहते हो मेरा बच्चा हिफ्स हो, क्यों? इसलिए कि क़यामत के रोज़ मेरी सिफारिश करेगा। एंड देन हम जब यूनिवर्सिटी में बच्चे को देख रहे हैं तो 90% हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन। एग्जैक्टली, हाँ सही है। 2 सवाल इससे मुझे समझ नहीं आते कि कैसे करना है। एक, जिसने हिफ्स कर लिया है, जी जी, रिटेन कैसे किया जाए द काइंड ऑफ लाइव्स दैट वी लिव, अनलेस यू गॉट एन एंटायर फैमिली। तो वो फैमिली तो आइडियल है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करना है? दूसरा सवाल जो इसी से रिलेटेड है कि आइडियल एज क्या है, कब हिफ्स करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी अपनी ओनरशिप नहीं है उसमें, जिस एज में हम आमतौर। अच्छा, मेरे ना जो दूसरा सवाल है उसको मैं जवाब पहले देता हूँ। मेरी नज़र में पहले हमारा जो तजर्बा फैमिली में ये था कि हम लोग शुरू में पहले हिफ्स करवाते थे, और मैं अब समझता हूँ कि ये तजर्बा ठीक नहीं है। बच्चों को हिफ्स करवाना चाहिए, और मेरा जो सबसे छोटा भाई है उसको फिर मेरे पेरेंट्स ने फिर लेट हिफ्स करवाया ग्रेड 5 के बाद, और यू कैन से कि 12-13 ईयर्स ओल्ड जब बच्चा हो जाए ना, तब हिप्स में डालना चाहिए, उससे पहले नहीं डालना चाहिए। टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और बच्चे के ऊपर ना बहुत बोझ होता है, बच्चे बेचारे से मैनेज नहीं होता। और हमारे यहाँ निज़ाम वो इतना अच्छा नहीं, जैसे आप बता रहे हैं ना कि वो बच्चा बेचारा नहीं कर पाता। तो मैंने देखा कि आइडियल एज जो है ना वो है 12 प्लस या फिर ग्रेड 5 आप करवाएं, उसके बाद बच्चे को हिफ्स में डाल दें, और उसके लिए फिर वो 2 साल में कर लेता है। फिर आप 2 साल की बीच में ब्रेक ले लें, कोई मसला नहीं होता। कैचअप करना भी मुश्किल नहीं होता। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कैचअप करना। मेरी अम्मी ने काफ़ी माशाल्लाह मेरे पर मेहनत की थी। मुझे याद है कि मुझे नॉवेल्स ला के दी, मैंने नॉवेल्स पढ़ाए घर के अंदर। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अरबी, उर्दू, इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कमांड है, तो मुझे फ़ायदा हुआ। मुझे अम्मी ने बुक्स दी और मैंने बहुत स्ट्रगल किया शुरू में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अम्मा जी मेरी खुद काफ़ी डिटर्मिन्ड है, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी इसमें तो मुश्किल होता है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए ना कोप करना बच्चे को फिर दोबारा ग्रेड यानी 0 बिल्कुल स्टार्ट से। हमारे यहाँ वैसे ट्रेंड तो ये था, हमारे यहाँ क्लासिकल स्कॉलर्स के यहाँ हिफ्स सबसे पहले होता था, ये पुराना ट्रेंड यही था हमारे यहाँ। लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद वो ना दीनी उलूम पढ़ते थे, और दीनी उलूम के अंदर ही दुनियावी उलूम होते थे, इसलिए उनके लिए मुश्किल नहीं होता था। हमारे यहाँ मसला ये है कि बिल्कुल अलग स्कूलिंग सिस्टम है, मदरसा बिल्कुल एक अलग सिस्टम है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। दूसरी चीज़ जो आपने कहा रिटेंशन में एक चीज़ मैं कहता हूँ सारों से, तरावी। ज़िंदगी में उसूल बना ले, तरावी नहीं छोड़नी। यानी अगर वालिदैन के ठीक है, देखिए मुश्किल है, यानी रोज़ाना चेक रखना बच्चे के ऊपर कि जी कुरान पढ़ो रोज़ाना, वैसे तो रोज़ाना आपको तिलावत करनी चाहिए। तहज्जुद अल्लाह ने मैं समझता हूँ रखी हुफ़ाज़ के लिए, यानी अगर आपने कुरान तहज्जुद में नहीं पढ़ना, और इसके बारे में बड़ी सख्त वईद भी है वो लोग जो रात को कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते, उस हवाले से। एनीवेज़, तो ये जो तरावी जो बंदा पढ़ता है ना, जितनी मर्ज़ी आपकी बिजी रूटीन हो, स्केजुअल हो, अगर आप तरावी कर रहे हैं तो आपका कुरान एक बेर मिनिमम पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी वालदा ने बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत की थी। मेरी वालदा हमें तरावी नहीं छोड़ने देती थी। हमारा जब स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी तो ख़ुद घर में फिर मेरी वालदा ने ज़बरदस्ती हमें मस्जिदों के अंदर घुसाया। बाज़ू का होता ये था कि अभी भी मेरा छोटा भाई है, उसको मस्जिद में भेज रही हैं सबसे, वो अभी ग्रेड 10 में है, वो लेवल यानी मैट्रिक में जा रहा है, तो उसने माशाल्लाह उसका हिफ्ज़ अब अम्मा को कंसर्न है। तो अम्मी ने बाकायदा एक मस्जिद वालों को, छोटी मसाजिद होती हैं, लोकल मसाजिद होती हैं, तो बाज़ू का तो उनको अच्छी खासी आप डोनेशन देना वो फिर तरावी के लिए रख लेते हैं। तो अम्मा जी ने इस बार अच्छी खासी डोनेशन उनको दी है कि भाई आप जो है ना मेरे बेटे से तरावी पढ़ाए। तो वो ज़बरदस्ती पढ़ाई, और अम्मा पूरा उसके पीछे लगी, पूरा रोज़ाना स्पारा भी सुनेंगी उससे कोई 20-25 दफ़ा, फिर उसके बाद उसको याद करवाएंगी, फिर उसके बाद जाके उसको भेजेंगी। तो इस तरह होता है। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 साल अपनी तरावी पढ़ाई है। पिछले 2 साल मैं दौरा कुरान पूरा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं नहीं पढ़ा सका क्योंकि हमारा वो पूरा कुरान तरावी के साथ दौरा चल रहा था, लेकिन अब मैं दोबारा इस बार मैंने दौरा नहीं करवा रहा क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा तरावी पढ़ूँ, तो इस बार मैं दोबारा पढ़ाऊँगा। तो वो तरावी जब पढ़ाता रहा, तो मैंने देखा कि मेरी कोशिश होती है मैं रोज़ाना रेसिटेशन करूँ, नहीं भी होना तो रमज़ान के अंदर तरावी की वजह से ना मेरा एक बेर मिनिमम स्टैंडर्ड जो है ना मेरा आपका सेट हो जाता है। एटलीस्ट ये भी 10 सालों के बाद, 8-9 सालों 10 सालों के बाद। तो अगर एक माँ बाप कमिटेड हो ना तरावी के साथ, फिर बेशक दरमियान में ऊंच नीच हो जाए ना, वो
तो असल में होता है कि जब आपने तरावी पढ़ानी होती है ना, आपको एक पारे को 25 से 30 दफ़ा पढ़ना पड़ता है लिटरली। इतनी दफ़ा जब बंदा पढ़ता है ना तो वो साल आराम से गुजर जाता है इंशाल्लाह। तो बाकी तरावी शरा नमाज वगैरह में बंदे को कभी कभी शर्म आ ही जाती है, कुछ ना कुछ पढ़ लेता है। तो ये आई थिंक दीज आर टू थिंग्स अगर हम कर लें तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एंड वुड यू रिकमेंड, बिकॉज मेरे से 2-3 ऐसे साथी हुफाज थे, और क्योंकि देखिए मसाजिद हर एक को नहीं मिलती, तो मैंने तो उनको ये रिकमेंड किया कि आप इशा की नमाज़ पढ़ें और आप अपने घर वालों के साथ घर पे तरावी सुनाएं, क्योंकि अगेन हालांकि बहुत सारी मसाजिद हैं बट अगेन हुफ़ाज़ उससे भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो मोइन भाई ये समझता हूँ, बिल्कुल ऐसे मैं तो मोइन भाई ये समझता हूँ कि हमारे वैसे फ़िक़ही इख्तिलाफ़ है इस मसले में, लेकिन मेरे नज़दीक तो हम लोग, मैं तो समझता हूँ कि तरावी यानी तहज्जुद की नमाज़ तरावी है, तो बेहतरीन तरावी तो ये है जो इंसान आखिरी यानी अकेले में पढ़े, घर में पढ़े और सहरी के टाइम पढ़े, क्योंकि वो टाइम होता है असल में तहज्जुद का। ये कन्वीनियंस के लिए उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने कि इशा के बाद आप पढ़ लें, तो अगरचे फ़िक़ही इख्तिलाफ़ में अगेन वो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ साथ, लेकिन तो अगर घर में अकेला प्रेफर्ड है कि घर में पढ़ें और अकेले पढ़ें, तो वो बंदा जो घर में पढ़ सकता है अपनी फैमिली को, बेगम को साथ, बच्चों को साथ करके, माँ बाप पढ़ें, बच्चों को आगे खड़ा करें, खुद कुरान सुने पूरा। वो बड़ी खुशी होती है जब बेटा पढ़ रहा होता है कुरान तो आप पूरा सुने, वो कमिटमेंट और डेडिकेशन बहुत आती है। तो बेस्ट है ये इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेख आप हिफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया, इंग्लिश ABC लिख रहे हैं आप ग्रेड 5 में, ग्रेड 5 में। तो जस्ट फॉर आवर लिसनर्स, यू नो, वो जो एक एहसास कमतरी है, ठीक है, आई थिंक इवन दुबई में तो और भी ज़्यादा हो गए, आप अबू धाबी में थे, दुबई में थे, जहाँ भी थे, सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट पार्ट? ये बड़ा मुश्किल काम था, अल्लाह के शुक्र है, बस ये वाकई एहसास कमतरी एक इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स रहा है बड़ी देर तक, और लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि मुझे ना कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला ने बड़ी एक मुझे अच्छी दी। मिसाल के तौर पे मैंने देखा था कि मुझे कुछ अल्लाह ने छोटी छोटी अकॉम्प्लिशमेंट्स मिली जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ। मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, मेरी हाइट माशाल्लाह लंबी है, दौड़ बहुत लगाता था तेज। अच्छा, ये मुझे पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ आपकी हाइट का जब आपको वो जो नहीं ये हमजा एंड्रीज वगैरह आए हुए थे। जी। तो मेरे ख्याल से आपसे मेरी उस तरह बाकायदा मुलाकात तब हुई है। आप पहले देखे आपने शेख तो बहुत ही दराज का जो है ना कहते हैं माशाल्लाह। तो मेरी हाइट लंबी थी तो मेरी दौड़ बहुत तेज़ थी माशाल्लाह। तो मैं अपनी फुटबॉल टीम का कैप्टन भी था स्कूल में, और मुझे गोल्ड मेडल्स मिलते थे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। फिर उसमें मुझे ना बहुत एकदम, जब आपको कोई चीज़ एप्रिसिएशन मिलना शुरू होती है ना, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस लगता है यूथ क्लब का ना कोई खास क्राइटेरिया है कि हर फिट बंदा, कोई बाइकर है, कोई जिमर है, नसिया में हम सारे मोटे पेट लेके बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जवान और सलामत रखे। तो बस वो एक था। फिर मुझे ये था कि मुझे अल्लाह की तरफ से ना मेरे घर में ना हमारे शुरू में ना बाल बड़े बड़े प्यारे होते थे। हमारी फैमिली में ना एक ट्रेंड है माशाल्लाह, मेरे अपने बेटों के बाल बहुत सिल्की गोल्डन बाल थे, तो लंबे लंबे मेरे बाल थे गोल्डन किस्म के, तो हाइट भी लंबी थी, गोल्डन था, उससे मुझे ना अटेंशन भी बड़ी मिलती थी। तो इस वजह से ये अगेन ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे एक इंसान का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू बाज़ औक़ात ये चीज़ें नहीं होती तो इंसान बड़ा स्ट्रगल करता है इन चीज़ों में। तो मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये था कि शुरू में 3-4 महीने मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एट द एंड ऑफ द डे फिर वो जब मैंने चीज़ें सीखना शुरू कर दी, फिर अल्लाह ने मुझे हाफ़ज़ा अच्छा हिफ्ज़ की वजह से दिया था, अल्लाह का शुक्र है। तो जो मर्ज़ी हो जाए मैं चीज़ें याद कर लेता था मुझे आती समझ के नहीं, याद कर लेता था चीज़ों को। तो उससे ये होता था कि मैं एटलीस्ट क्लास में जब कोप करना शुरू कर दिया तो फिर उससे मुझे फ़ील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि यानी आई कैन बी समथिंग। लेकिन बहरहाल एक जो है ना वो कमी कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड आपको फेस होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अल्लाह ने फिर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी जिससे बहुत से फिर खैर के भी काम हुए, तो फिर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। गोइंग बैक टू योर एजुकेशन, आपने फिर ओ लेवल्स किया आगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान में आके मैंने फिर ओ लेवल्स पाकिस्तान आगे किया। पाकिस्तान फिर अम्मी ने मुझे पाकिस्तान भेज दिया था ओ लेवल्स के लिए। ओ लेवल्स के फ़ौरन बाद फिर मैंने मदरसा स्टार्ट किया था। ए लेवल्स मैंने प्राइवेटली किया था। अच्छा, ठीक है। तो ओ लेवल्स मैंने किया था अपने एडिशनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, इंजीनियरिंग प्लान था मेरा, और क्लास में भी सारे दोस्तों ने इंजीनियरिंग रखी थी। फिर ए लेवल्स के अंदर फिर ये हुआ क्योंकि मदरसा स्टार्ट कर दिया था, तो इंजीनियरिंग आपको पता है आपको प्रॉपर कॉलेज से करनी पड़ती है, आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते या प्राइवेटली नहीं कर सकते। तो फिर मैंने क्या किया कि मदरसा सुबह जाता था, तो इवनिंग में फिर मैं एकेडमी में जाता था, और फिर मैंने ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स दिए प्राइवेटली साथ। ग्रेड्स कोई इतने अच्छे नहीं थे, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अम्मा नहीं थी यहाँ पे, तो अम्मा मुझे कहती थी बेटा, अम्मी ने वन ऑफ द रीजन अम्मा ने मुझे स्कूल से भी इसलिए निकलवा दिया, अम्मा कहती तूने ग्रेड्स तो अच्छे लेने नहीं है, ओ लेवल्स में मेरे बहुत गंदे ग्रेड्स आए थे, तो तूने ग्रेड्स तो लेने नहीं, तो मैं फजूल में डबल फीस क्यों दूँ, तूने जो एक बेर महीने में मैं वो थोड़ा बहुत पढ़ के मेरे एक बेसिक पासिंग हो जाती थी, ग्रेड्स आ जाते थे, तो कहती थी बस ठीक है इस तरीके गुजारा कर।
तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में मैंने स्टार्ट किया। नहीं तो, मदरसे जाने की ये चॉइस आपकी अपनी थी? नहीं मेरी नहीं थी, मेरे पेरेंट्स की थी, मेरी चॉइस नहीं थी। आप बहुत शरीफ इंसान हैं। द प्रॉब्लम इज हाउ डू यू डू दैट। वो मैं अक्सर कहता हूं कि यार हम बहुत शरीफ बच्चे थे, हमारे ज़हन में उल्टे ख्यालात आते ही नहीं। इट्स ऑलवेज वेरी इजी टू लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट व्हेन यू आर माशाल्लाह। मेरी चॉइस ना होती, मैं तो बल्कि रोता था जाके। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था अरसलान भाई, मोइन भाई, बहुत मुश्किल था मदरसे में। जब मैं गया था, मैं बाहर से आया था, ओ लेवल्स करके था, को एजुकेशन में पढ़ने वाला था। मदरसे में जब आया तो ज़मीन पे बैठना और फटियों पे बैठना, और फिर वो पंजाबी के अंदर, अच्छा वैसे तो हमारा उर्दू मीडियम था, अरबिक और उर्दू मीडियम मिक्स था, लेकिन वो असल में बैकग्राउंड ऐसे था लोगों का जो आए हुए थे कि काफ़ी मुश्किल होता था मुझे उनके साथ कोप करना। और वो मेरे साथ पंजाब, फिर वो मजाक भी बड़ा उड़ाते थे मेरा। तो वो यानी मुझसे फिर मैं इंग्लिश के लफ्ज़ बोलता था, मेरा हंसते थे मेरे ऊपर सारे। तो आई लिटरली यानी एक वक्त था कि जब मैं यानी इस बात पे थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता था कि जी मुझसे इंग्लिश नहीं बोली जाती। हाँ। और अब मेरे साथ उल्टा हो गया कि मुझे उर्दू नहीं मुझसे बोली जाती। तो उस पर मैंने काफ़ी टू दी एक्सटेंड कि मैं रोना शुरू हो गया। एक दफ़ा तो मैंने अम्मी से कह दिया मैंने नहीं जाना, मदरसे नहीं जाना आके। मैं बाकायदा, मैं हालांकि मैं उस टाइम ओ लेवल्स कर चुका, उसके बाद मैं रोना शुरू हो गया। मैंने कहा मैं नहीं जाना, मुझे इतना वो सब बिलेटल करते हैं वहाँ जाके। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो अम्मा जी, फिर अगेन वही वाली जैसे आपने कहा, अम्मा जी ने कहा पुत्र जीना मरना यही है, जो मर्जी हो जाए, इधर से कोई छुटकारा नहीं है। तो फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह